हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। आज अध्ययन करेंगे जो 1741 से 1947 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के हम सीरीज के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की। तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है काफ़ी बदला हुआ है और मेंस की दृष्टि से भी हम अध्ययन करने वाले हैं ताकि मेंस और प्री दोनों में हमारा यूजफुल हो। इस दृष्टि से इस क्लास को हम लेने वाले हैं। यह क्लास नंबर आज जो है पहला है क्लास। इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हैं और इसमें हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें तो पहले हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है वो छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के बाद से शुरू होता है। जब उसके बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ में भोसला शासक आते हैं वह जो है कलचुरियों के पतन करते हैं। उसके बाद मराठा शासन का अस्तित्व आता है। उसके बाद से हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है जो डेट है 1741 का। तो थोड़ा सा हम इससे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को क्या क्या पढ़ना है रूपरेखा हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। पहला जो कालखंड है उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर हमारा जो आता है वह है अप्रत्यक्ष मराठा शासन का अंतर्गत आता है। पहला हम याद रखेंगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इनको हमें याद रखना होगा। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे जैसे कि पहले हैं रघुनाथ सिंह। अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत इन्होंने शासन किया। दूसरा आता है नाम मोहन सिंह। ठीक है, इनके बाद क्या है मोहन सिंह। ठीक है, तो दो आप लोग याद रखेंगे, दो सिंह हैं। ठीक है, ये दो जो सिंह हैं वह छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा के अंतर्गत शासन किए थे। इसके बाद हमारा आता है प्रत्यक्ष मराठा शासन जिसे हम बोलते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि कालखंड आता है प्रत्यक्ष मराठा। इसका जो कालखंड है अप्रत्यक्ष मराठा का आप लोग याद रखेंगे 1741 से 1757 तक। 1741 से 1757 तक प्रत्यक्ष मराठा का शासन होता है जिसमें जो मराठा होते हैं वे छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी शासक के ही रघुनाथ सिंह होते हैं और मोहन सिंह के द्वारा अप्रत्यक्ष मराठा शासन को करते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष मराठा शासक। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासक का जो काल है वह 1758 से स्टार्ट होगा और 1787 तक चलता है। 1787 तक चलता है। इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। तीन में छत्तीसगढ़ के अगर हम शासकों की क्रम की अगर हम बात करें, शासक का क्रम जो था प्रत्यक्ष मराठा शासन जिसे हम मराठा शासन के अंतर्गत लेते हैं, इसमें पहला था बिम्बाजी भोसले। आप लोग याद रखेंगे बिम्बाजी भोसले, ये सभी याद रखना है क्योंकि एग्जाम इसी प्रकार के पूछा जाता है। तो बिम्बाजी भोसले हम लोग याद रखेंगे। दूसरा नंबर पर था चिमड़ा जी भोसले, याद रखेंगे। थोड़ा सा हम इसको इस प्रकार से बता दे रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कहानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे और याद करते भी चलेंगे। हम ट्रिक्स के माध्यम से भी कुछ आपको कोड वर्ड बताएंगे जिसके माध्यम से आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे रघु और मोहन दो तो याद आपको रहेगा अप्रत्यक्ष मराठा में, जबकि यहाँ पर देखिए 1758 से 1787 के मध्य जो अप्रत्यक्ष मराठा शासन था उसमें शासन में बिम्बाजी चिमड़ा जी थे महत्वपूर्ण रूप से। इसके बाद आता है बैंको जी। ठीक है, तो बैंको जी आ गए। बैंको जी भोसले ही हैं, यही इनका भी भोसले नाम रहेगा। इसके उपरांत आपको चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा पुरुषा जी या परसो जी। आप लोग याद रखेंगे पुरुषा जी या परसो जी, कहीं कहीं पर परसो जी भी रहता है तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं करना है। और पांचवा जो है अप्पा साहब, तो यह जो है लास्ट हैं जो कि प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत जो है इनका था। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा कार्यकाल भी बताने की कोशिश करते हैं। तो बिम्बाजी भोसले का जो कार्यकाल है आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 58 से इनका कार्यकाल चलता है और 1787
तक इनका कार्यकाल रहता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको है 1787, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आप। इस जगह आपको 1818 करना है, ठीक है। देखिए बिम्बाजी भोसले का जो शासनकाल था 1758 से 87 तक चला था इनका कार्यकाल, आप लोग याद रख सकते हैं। और चिमड़ा जी का महत्वपूर्ण कार्यकाल जो था 1 साल का ही था इनका, यदि आप कह सकते हैं 1787 से 1788 के मध्य चला था। बैंको जी भोसले का अच्छा कार्यकाल रहा है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे अभी वर्तमान समय में। थोड़ा सा हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनका कार्यकाल था। बुरसो जी का कार्यकाल भी बहुत ही कम समय का था, 1811 से 1816 के मध्य चला था। और अप्पा जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण था, जिनमें हम 1816 से 1818 तक चला था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है जिसका कार्यकाल 1741 से 1947 के मध्य चलेगा। छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ जो है मराठा शासन के आने के उपरांत होता है, जिनमें हम कई भागों में बांट सकते हैं। जिनमें अप्रत्यक्ष मराठा शासन है, जिनमें रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह था, जो कि 1741 से 1757 के मध्य इनका शासन था। फिर आता है प्रत्यक्ष मराठा शासन, स्वयं आकर शासन करते हैं मराठा लोग। तो वह जो कार्यकाल है वह 1758 से 1818 तक है, जिनमें पहला आता है बिम्बाजी भोसले, 1758 से 87 आप लोग याद रखेंगे। फिर 87 से 88 याद रखेंगे, और 88 से 11, 18 से 18, 18-11 हो गया। फिर 11 से 16, ठीक है, 11 से 16 4 साल का, फिर 4 साल से फिर क्या है 2 साल का। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पहला तो इतना याद रहेगा कि 58 से 87 ये तो याद रखना चाहिए। फिर 87 से 88 1 साल का है। उसके बाद फिर है 88 से 11, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यकाल होता है। अगर हम 88 और 11 के बीच अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो यहाँ पर देखिए 12 हो गया और 11, 12 और 11 अगर हम बात करें तो लगभग आपका 23 साल का इनका कार्यकाल है बैंको जी का। तो महत्वपूर्ण रूप से इसे याद रख सकते हैं। फिर 11 के बाद 16, यहाँ पर 5 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है 16 से 18 इनका 2 साल का अप्पा जी का है। यदि हम इसे कोड वर्ड में याद रखने की कोशिश करें, यदि ट्रिक्स से हम याद करें तो आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक्स में याद रख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं ट्रिक्स में आप याद रख सकते हैं कि बिम्बाजी जो है, ठीक है, बिम्बाजी, चिमड़ा जी, बैंको जी, पुरसा जी और अप्पा जी है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विचित्र, ठीक है, विचित्र व्यंग से, विचित्र व्यंग से पुरसा जी अप्पा खो बैठे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि विचित्र व्यंग से पुरसा जी या पुरुष, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। विचित्र व्यंग से पुरुष अप्पा खो बैठे। तो बी से आपको बिम्बाजी याद रखना होगा, ची से चिमड़ा जी, ब्य से यहाँ पर थोड़ा लोप है, इस प्रकार से देख सकते हैं। व्यंग से बैंको जी याद रख सकते हैं। पुरुष से पुरुषा जी या परसो जी याद रख सकते हैं। आपा खो बैठे, आपा से आप आपा साहब याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इनके शासन क्रम को भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि विचित्र व्यंग से पुरुष आपा खो बैठे, ठीक है, पुरुष आपा खो बैठे। इस प्रकार से आप कुछ भी ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। और क्रम में 2-3 बार इसको आप यदि लिखते हैं तो निश्चित रूप से याद हो सकता है। 58 से 87, 87 से 88, 88 से 11, 11 से 16, 16 से 18। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष मराठा का फ़ोन नंबर याद कर सकते हैं, जिस टाइप से याद करते हैं। चलिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मराठा के बाद हमारा जो शासन का महत्वपूर्ण जो है उसमें हम बात करने वाले हैं सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत चला था शासन। तो आप लोग याद रखते हैं सूबा शासन व्यवस्था। सूबा जो है शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। यह तीसरा उनका कड़ी है, कहाँ कितना से कितना तक चलता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सूबा व्यवस्था जो है आपको 1788 से लेकर 1818, यानी कि वही इसका कालखंड रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं 1788 से 1790 में। इसमें देखिए कितने सूबेदार आए थे, उन सूबेदारों का हम क्रम देखने वाले हैं। पहला जो सूबेदार था वह था महिपत राव दिनकर, याद रखेंगे, महिपत राव
दिनकर। महिपत राव दिनकर का जो कार्यकाल है देखते हैं हम। दूसरा इनका कार्यकाल है विट्ठल, याद रखेंगे। दूसरा है विट्ठल राव। तीसरा आपका है भवानी कालू, याद रखेंगे। चौथा है आपका केशव गोविंद। चौथा आपका क्या हो जाएगा? केशव गोविंद। पांचवा है आपका बीकोजी पिंडरी। बीकोजी पिंडरी, नोट्स भी आप बना सकते हैं। छठवां है बीकाजी गोपाल, याद रख सकते हैं बीकाजी। सातवां आप याद रख सकते हैं सखाराम हरि या सीताराम टाटिया, दोनों में से कोई आप रख सकते हैं। सखाराम हरि या आप याद रख सकते हैं सीताराम टाटिया। और आठवां जो है इनका महत्वपूर्ण यादवराव दिवाकर। तो इसमें आप देखिए सूबा व्यवस्था शासन जो है छत्तीसगढ़ में 1788 से 1818 तक चलता है सूबा व्यवस्था। सूबा व्यवस्था का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में जो है एक अप्रत्यक्ष शासन ये कह सकते हैं। सूबा यानी सूबेदार के माध्यम से शासन चलाया जाता था, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही कह सकते हैं। चलिए हम इसकी बात करते हैं। डेट का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जितना आपसे याद हो सकता है याद रखने की कोशिश करेंगे, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है। कर्म याद होना चाहिए हमें, जैसे कि भी हम कर्म के लिए एक ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। और विट्ठल जो राव हैं 90 से इनका कार्यकाल जो है 96 तक चलता है, 1796 तक चलता है। और भवानी कालू का जो काल है 1796, ठीक है, 1796 से 1900, ठीक है, सॉरी 1900 नहीं, 1797, ठीक है। इसके बाद केशव गोविंद का जो है 1797 से आपका आ जाएगा 1808 तक इनका शासन है। बीकोजी पिंडरा का 1808 से आप याद रख सकते हैं 1809 है। और बीकाजी गोपाल का जो है 1809 से आपका आ जाएगा 1817। यह थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसे स्मरण करना पड़ेगा। सीताराम और टाटिया जो हैं सखाराम हरि और सीताराम टाटिया का केवल 1 साल का है, 1817 तक है केवल इनका, याद रखेंगे। और यादव दिवाकर का है 1817 से 1818 तक। तो इस प्रकार से आप याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन भी था। आधुनिक इतिहास में हमें ये भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने ऐसे देख लिया इसको। चलिए हम ट्रिक्स माध्यम से हमने याद किया हुआ है, ट्रिक्स क्या हो सकता है। तो इसका ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि महान विट्ठल जो हैं यह भगवान जो है श्री कृष्ण का नाम है, आप लोग जानते होंगे। विट्ठल भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, केशव गोविंद भी कृष्ण को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे ट्रिक्स के याद रखा है कि महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं, याद रखेंगे। महान विट्ठल भगवान, ठीक है, विट्ठल भगवान, महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं। इतना में 4 याद हो जाएगा। और दूसरा पैराग्राफ आप याद रख सकते हैं। बीबी यहाँ पर 2 है, तो बीकोजी है और बिक्का जी है। बीबी ने सखाया, ठीक है, सखाया, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बीबी ने सखाया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा इतना याद रहेगा तो आप जरूर रूप 2-3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। जैसे कि महान विट्ठल भगवान श्री कृष्ण भगवान को ही कहते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा रिलेट करेंगे। जैसे महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं, यानी कि महान से महिपत राव दिनकर को कनेक्ट करना है। और विट्ठल से विट्ठल राव याद होगा। इसके बाद भगवान, भ से यहाँ पर भवानी प्रसाद याद रखेंगे, भवानी कालू, ठीक है। तो भवानी कालू को याद रख सकते हैं। केशव गोविंद चौथे नंबर पर हैं, तो 4 यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और बीबी ने सखाया, तो बी से 1 याद रखेंगे, बीको जी। इसके बाद आएगा आपका बीका जी, ठीक है, पहले बी को, इसके बाद बीका, याद रखेंगे बीको जी। और बीका जी सखाया, यानी कि सखाराम टाटिया, सीताराम जैसे है सखा रामहरि और सीताराम टाटिया को याद रखेंगे। और अंत में जो या है तो उसे हम क्या कहेंगे, यादवराव दिवाकर। तो इस प्रकार से आप
अपने से भी ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको करके क्रम केवल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रम आप बताइए। डेट आप याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्रम आपको पूछा जाता है और निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं, बीबी ने सखाया है, बीबी ने सिखाया है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा याद रहेगा। महान, महान से हम याद रखेंगे महिपतराव दिनकर। इसके बाद क्या है विट्ठल, तो विट्ठल राव याद रहेगा। फिर भगवान से भवानी कालू याद रखेंगे। केशव गोविंद है तो केशव गोविंद तो डायरेक्ट याद आ जा रहा है। फिर आता है बीबी ने सखाया, तो बीबी से याद रखेंगे बीको जी, बीका जी, और सखाया मैंने सखाराम हरि, ठीक है, सखाराम हरि या सीताराम टाटिया, और या जो है यह यादव राव दिवाकर का है। तो इस प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से आप इसे याद करने की कोशिश करें, या अपने से भी आप ट्रिक्स को बना सकते हैं जो आसानी से आपको याद रखें। चलिए हम इस कड़ी में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो है इसके अतिरिक्त इसके बाद जो है ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन आएगा आपका। तीसरा जो है छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास का अगर हम बात करें तो ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के अधीन का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के अधीन, ठीक है। तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, मराठा शासन के अंतर्गत हम चलेंगे। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के अंतर्गत जो है 1818 से लेकर 1830 तक के शासन को हम ब्रिटिश अधीन मराठा शासन को हम जानते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा देखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला जो ब्रिटिश अधीन जो थे अधीक्षक, तो इसमें अधीक्षक आए हुए थे और अधीक्षकों के माध्यम से ही, उनके द्वारा ही कार्यक्रम को चलाया जाता था और उनके अधीन जो मराठा शासक थे उनके द्वारा ही शासन को क्रियान्वित किया जाता था। तो अधीक्षकों का हम इसमें बात करने वाले हैं। का क्रम जो होगा, अधीक्षकों का क्रम हम याद करेंगे। पहला क्रम जो है आपका कैप्टन एडमंड का है, इसे भी हम ट्रिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से बने रहिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैप्टन एडमंड है, इसका डेट भी हम बताएंगे। फिर कैप्टन आपका क्या हो जाएगा, एग्न्यू, ठीक है, कैप्टन एग्न्यू हो जाएगा। तीसरा आपका जो होता है कैप्टन हंटर, ठीक है, कैप्टन हंटर हो गया। चौथा आपका जो इसमें है आपका कैप्टन सैंडिस, याद रखेंगे कैप्टन सैंडिस, ठीक है। इसके बाद है 5वें नंबर पर आपका आता है आपका कैप्टन बिलिकिंस, याद रखेंगे बिलकिंसन हो गया। और 6 आपका क्या है क्रॉफोर्ड, ठीक है, क्रॉफोर्ड। इसका डेट अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम 1818 में इनका कार्यकाल चलता है, तो बहुत पूर्ण इनका कार्यकाल था, 1 साल का ही था एडमंड का। इसके बाद एग्न्यू का जो कार्यकाल है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल लिखते हैं, 1800 लेकर 1825 तक है। और हंटर का जो है 1825, इनका भी कार्यकाल बहुत कम था। कई बार हम इस चीज़ों को रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और डेट हमें याद उतना रखने की ज़रूरत भी नहीं होता है, कभी कभार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1828 इनका हो जाएगा कार्यकाल। और इनका क्राफर्ड का जो था 1828 से लेकर 1830 तक था। तो इतना कार्यकाल हमने याद किया है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, मराठा जो आए हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास शुरू होता है, जो 1741 से 1757 तक मराठा शासन का महत्वपूर्ण जो है वह अप्रत्यक्ष मराठा शासन हुआ। इसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन में 5 जो सूबे शासक आए हुए थे। उसके बाद 1788 से लेकर 1818 ईस्वी तक आपका सूबा शासन व्यवस्था में लगभग 8 सूबेदार आए। उसके बाद 5-6 अधीक्षक आपको आएंगे ब्रिटिश अधीन। इसको देखिए हमने ट्रिक्स के माध्यम से हम याद किया है, जैसा कि बचपन में आप लोग देखते होंगे कि एड मड, मड या क्या है मड, यहाँ पर पकड़ना है आपको। मड मतलब क्या होता है कीचड़, तो ठीक है। तो मड में गए, याद रख सकते हैं, मड में गए, गए से एग्न्यू आ जाएगा, मड में गए, गए ए से क्या जाए एग्न्यू। यहाँ पर देखना है मड, एक पॉइंट करना है, मड में गए तो क्या हुआ हंटर, हंटर चला, ठीक है। माँ ने क्या किया हंटर चलाया, सैंडिस चलाया। आप याद रख सकते हैं कि जब बच्चे मड में जाते हैं यानी कीचड़ में जाते हैं तो याद रख सकते हैं कि माँ ने हंटर चलाया, माँ ने हंटर सैंडिल चलाया। हंटर मतलब क्या होता है कुछ भी चीज़ें फेंक कर मारते हैं, या सैंडिल वगैरह तो सबसे फेमस रहता है माँ लोग का। तो इस प्रकार से अगर कोई बच्चा कीचड़ में जाता है तो मड में जाते हैं तो माँ चिल्लाती है कि नहीं जाना है। इस प्रकार से चीज़ें आप याद कर सकते हैं। हंटर चलाया, सैंडिल चलाया, ठीक है।
तो बच्चा क्या करने लगे, बिलबिलाने लगा, याद रखेंगे, बिलबिलाने लगा और क्या करने लगा, बिलबिलाने लगा और फड़फड़ाने लगा। जैसे कि पक्षी जैसे नहीं, मार खाने के बाद क्या करते हैं, बिलबिलाने लगा, बिलबिलाने लगा और क्या होता है, पक्षी की भांति फड़फड़ाने लगा। तो इस प्रकार से कुछ भी करके आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है। तो ये भी ट्रिक्स अच्छा है, आप याद रख सकते हैं कि मड में गए, मड का मतलब होता है एडमन, गए मतलब एग्न्यू, हंटर चलाया, सैंडल चलाया। माँ ने जैसे मड में गए तो माँ ने हंटर चलाया, सैंडल चलाया, तो बच्चा क्या करने लगा, बिलबिलाने लगा और फड़फड़ाने लगा। यानी कि बिलबिलाने लगा का मतलब बिलिकिंस हो गया, याद रखेंगे, बिलकिंसन याद रखेंगे बिलबिलाने से, और फड़फड़ाने से आपको क्राफर्ड, फड़ से फड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको केवल क्रम को याद रखना होता है। तो क्रम इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। डेट को भी याद रखेंगे तो कोई अच्छा रहेगा, डेट भी याद रख सकते हैं। एडमंड 1818 है, 1818 से 25 में चले गए। एग्नू का कार्यकाल महत्वपूर्ण था। हंटर 25 है, सैंडिस का 25-28 है, बिलकिंसन 28 है, 28 से 30 है। तो कई बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद रखेंगे। एक बार ट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ आप लोग को कहानी के माध्यम से कि कोई बच्चा मड में जाता है, यानी मड में कोई बच्चा गया तो माँ ने हंटर चलाया, सैंडल चलाया, तो बच्चा क्या करने लगा, बिलबिलाने लगा और फड़फड़ाने लगा कि क्यों मुझे मार दिया। तो यह जो है अधीक्षकों के क्रम में आप ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कहानी को रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो एग्जाम में ज़रूर यह ट्रिक्स आपको याद आएगा कि हंटर चलाया था, सैंडल चलाया था माँ ने, तो क्या करने लगा, बिलबिलाने लगा, तो फड़फड़ाने लगा। तो क्यों फड़फड़ाया था, तो मड में गए थे। तो पहले हम याद रखेंगे कि एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस, बिल्किंस, क्रॉफर्ड। किसी भी प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रखना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रखा जा सके। इसके बाद चौथा जो क्रम आता है हमारा शासन में, यहाँ पर देखिए हम याद करने वाले हैं पुनः मराठा शासन का। चौथा जो क्रम आता है हमारे छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन का। पुनः मराठा शासन में हम देखेंगे कि क्या क्या था। तो पुनः मराठा शासन जो है 1830 के बाद जो है 1854, याद रखेंगे 1830 से 1854 में पुनः मराठा शासन आया। ठीक है, यह भी आया। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या क्या इसमें, जिलेदार आप याद रखेंगे, जिलेदारों। ठीक है, जिलेदारों के माध्यम से, जिलेदारों के माध्यम से शासन को क्या किया जाए, चलाया गया। ठीक है, शासन को चलाया गया। पहले हम थोड़ा सा इसको रूपरेखा बना लेते हैं, इसके बाद हम डिटेल से भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे याद रखा जा सकता है। तो जिलेदारों में 8 जिलेदार आए हुए थे, जिस प्रकार से 8 सूबेदार आए हुए थे। सूबेदार जो थे उसमें क्या थे, सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश के अधीन 6 अधीक्षक आए, जैसे कि मड वाला याद रखेंगे। और सूबेदार में क्या याद रखेंगे, महान भगवान। ठीक है, महान विट्ठल भगवान क्या हैं, महान विट्ठल जो है विट्ठल भगवान हैं, केशव गोविंद ही हैं, यानी इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद बीबी ने हमें सिखाया है, बीबी ने क्या सिखाया है, महान विट्ठल भगवान है। तो हमने सूबेदारों को याद कर लिया। ब्रिटिश के हमने याद किया कि मड में गए तो माँ ने हंटर चलाया, सैंडल चलाया और हम बिलबिलाने और फड़फड़ाने लगे। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो हमारा पूरा पुनः मराठा शासन का था 1830 से 1854 तक चलेगा, जिनमें 8 जिलेदार आएंगे। पहला जो जिलेदार है कृष्णराव अप्पा, याद रखेंगे कृष्णराव अप्पा, पहला याद रखेंगे कृष्णराव अप्पा हैं जिलेदार में। दूसरा जिलेदार है अमृत। ठीक है, अमृतराव अप्पा। ठीक है, अमृतराव अप्पा हैं। तीसरा आपको याद रखना है सदरुद्दीन। ठीक है, सदरुद्दीन है। चौथा आपको याद रखना है दुर्गा प्रसाद। ठीक है, दुर्गा प्रसाद याद रखना है। पांचवा आपको याद रखना है इंदुकराव, याद रखेंगे इंदुकराव। ठीक है, इंदुकराव। ठीक है, इंदुकराव। छठा आप याद रखेंगे सखाराम बापू, याद रखेंगे सखाराम बापू। सातवां आप याद रखेंगे गोविंदराव अप्पा। ठीक है, गोविंदराव अप्पा। ठीक है, गोविंदराव अप्पा। और आठवां जो आपको याद रखना है वह है गोपाल राव अप्पा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए हम इसके बात करेंगे जो 1830 से डेट वगैरह नहीं पूछता है, इसे याद रखना है। जिलेदारों का कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है। प्रथम जिलेदार कौन था, तो कृष्णराव अप्पा या प्रथम थे, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अंतिम गोपाल राव अप्पा था, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो कृष्ण अमृत का सदुपयोग किए, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और दुर्ग, इंदु, सखाराम, गोविंद, गोपाल। ठीक है,
इसमें कृष्ण भगवान के चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, कोई महत्वपूर्ण ट्रिक्स हमने नहीं बनाया है, आप किसी प्रकार से ट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से इसे याद रखा जा सकता है। कर्म को थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। पहला कृष्ण है, कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद और गोपाल। नेक्स्ट जो अंतिम है गोविंद गोपाल जो हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और जो इसका लास्ट जो 5वां आता है, हमने बताया था कि 1947 तक चलेगा। तो नेक्स्ट जो है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, फिर से यहाँ पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आता है, ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 1854 से 1947 तक इनका कार्यकाल चलेगा, जिसमें 13 मार्च 1854 को डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सम्मिलित कर लिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 13 जो मार्च है 1854 को, उस समय डलहौजी जो था वो हड़प नीति के तहत जो है पूरे छत्तीसगढ़ को हड़प लिया, इस टाइप से कर सकते हैं, जो कि नागपुर के अंतर्गत संचालित होता था। मराठा शासन भी उसके अंतर्गत आया, और तब से लेकर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में 1854 से लेकर 1947 तक, ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस प्रकार से हमें स्वतंत्रता फिर मिलती है, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र होता है। तो इसका भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से थे। हमने पहले रूपरेखा को तैयार किया है। कृष्ण अमृत का सदुपयोग किए, इस प्रकार से ट्रिक याद रख सकते हैं, कृष्ण अमृत का सदुपयोग किए, ठीक है। दुर्ग इंदु, सखाराम, सखा गोविंद गोपाला, ठीक है, सखा गोविंद गोपाला, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सखा गोविंद गोपाल हैं, सखा क्या हैं, इंदु के सखा गोविंद गोपाल हैं, इस प्रकार से याद रखें। दुर्ग, ठीक है, दुर्गा प्रसाद हैं, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं दुर्ग इंदु, ठीक है, दुर्गा और इंदु के सखा गोविंद गोपाल हैं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम हो सकता है इस प्रकार से। कृष्ण अमृत का सदुपयोग किए, ठीक है, यहाँ पर याद रख सकते हैं। और जो दुर्गम है, ठीक है, अमृत क्या है और अमृत का सदुपयोग क्या है, दुर्गम है, ठीक है, इस प्रकार से भी किसी प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और सखा जो हैं गोविंद गोपाल हैं, और इसका अंतिम और प्रथम याद रखना महत्वपूर्ण होगा, और इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला जो था छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास 1741-1947 के मध्य पढ़ना था। इस कड़ी में हमारा पहला जो है अप्रत्यक्ष मराठा शासन आता है, जिसमें हमने पढ़ा कि रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के माध्यम से मराठाओं ने शासन किया छत्तीसगढ़ में। इसके उपरांत हमने बात किया कि प्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसके शासनक्रम में 5 शासक आए, जैसे कि मैंने याद रखा, विचित्र व्यंग से पुरुष ने आपा खोया है, ठीक है, विचित्र, तो बी से आपका आ जाएगा बिम्बा जी। बी से पहले ऐसे रहता है कि बिम्बा जी था कि चिमड़ा जी था कि व्यंको जी था पहले, तो आप लोग विचित्र याद रखेंगे तो बी आ गया, तो बी से बिम्बा जी, और ची से चित्र, ठीक है, तो चिमड़ा जी आ गया। और व्यंग से क्या हुआ, व्यंग हुआ, तो पुरुष ने आपा खोया तो पुरुषा जी आ गया, और आपा खोया तो सबसे अंत में आपा जी आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे भी याद रखना है। इसके उपरांत हमने बात किया कि सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत 8 सूबेदार को नियुक्त किया गया, जिसके माध्यम से शासन को छत्तीसगढ़ में चलाया गया, जिसमें हमने याद रखा कि महान विट्ठल जो हैं, विट्ठल भगवान जो हैं, वह केशव गोविंद ही हैं। यानी कि भगवान कृष्ण को कहीं कहीं जो है दक्षिण भारत में विट्ठल भगवान के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा, रासलीला वगैरह देखे होंगे तो। और केशव गोविंद भी भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो इस प्रकार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं। यह किसने सिखाया, बीबी ने सिखाया है। बीबी से बीको जी और बीका जी याद रखेंगे। सखाया तो सखाराम हरि, और या से यादवराव दिवाकर है अंत में। या किसने सिखाया, या आ रहा है तो यादवराव दिवाकर। कई बार इसमें पूछा गया है कि अंतिम जो सूबेदार था यादवराव दिवाकर था कि कौन था, तो या, तो आप लोग बीबी ने सिखाया, तो या रहेगा, तो हमेशा ट्रिक आपको सही में ऑप्शन में लगा सकते हैं। इसके उपरांत हमने बात किया कि ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन फिर से आता है, जिनमें अधीक्षकों के माध्यम से, ठीक है, शासन चलाया, जिसमें कि हमने बात किया कि मड में गए तो माँ ने क्या चलाया, हंटर सैंडल चलाया, जैसे बच्चा बिलबिलाने लगा और फटफटाने लगा। इसके उपरांत हमने याद रखा कि एडमंड, मड से एडमंड आ गया, एग्न्यू आया, उसके बाद हंटर सैंडल चलाया, बिल्किंस आया, फिर क्रॉफर्ड। 6 को हमें इस प्रकार से याद रखा। इसके उपरांत हमने याद रखा कि पुनः मराठा शासन फिर हुआ, फिर जिलेदारों के माध्यम से शासन चलाया जाने लगा, ठीक है, पुनः मराठा शासन फिर हुआ। उसके बाद तो इसमें जिलेदार भी नियुक्त किए गए, जो सूबेदार की
भांति ही थे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किए गए थे जिसके हम डिटेल व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप याद रखेंगे कृष्ण ने अमृत का सदुपयोग जो किया वह बहुत ही दुर्गम था। कृष्ण का सदुपयोग जो अमृत का किए थे वह क्या थे, दुर्गम था। इस प्रकार से याद रखेंगे। इंदु के सखा गोविंद गोपाला, ठीक है, ऐसे भी पढ़ते होंगे, गोविंद गोपाला के एक सॉन्ग भी आता है, तो इंदु के सखा गोविंद गोपाला। तो कुछ भी इस टाइप से आप रिलेट करते हैं किसी भी स्टोरी के माध्यम से तो ज़्यादा समय तक आप याद कर पाते हैं। आज लगता है इतने हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास में मराठाओं का आक्रमण और उसका क्या क्या प्रभाव था, कैसे कलचुरियों का पतन हुआ, मराठा शासन की स्थापना कैसे हुई, कैसे उनका आगमन हुआ और उसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे कि पहले जो बिम्बा जी आए, फिर उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए छत्तीसगढ़ में, फिर चिमड़ा जी आए, उनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ, और उसके बाद जो थे बेंको जी, पुरसा जी, अप्पा जी, सभी का हम बात करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें हुई और डिटेल हम व्याख्या करेंगे ताकि CGPSC में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो काफ़ी आपको मदद मिलेगा। और इसमें स्थापना के कारण क्या थे और कलचुरियों के हारने का क्या कारण था, इस प्रकार के जो है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के कितने चरणों में बांटा गया है, तो और हम इसमें बात करेंगे कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के आप हमें सहयोग देते रहिए ताकि हम इस प्रकार के चीज़ों को आपके समक्ष लाकर आपको लिए हेल्प कर सकें, ठीक है। कई बार इसमें देखिए मेंस में इस प्रकार से पूछा था कि छत्तीसगढ़ में मराठाओं की सूबा व्यवस्था के बारे में बताइए, सूबा व्यवस्था क्या था, तो सबकी हम डिटेल व्याख्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी भोसले की प्रशासनिक नीति क्या थी, भोसले का आक्रमण का कारण क्या था, कितने समय हुआ, कामाभिषदार क्या था, परगना पद्धति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किसने स्टार्ट किया, विठलराव दिनकर के काल के घटनाओं के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ में महर्षिया की मामला क्या था, ब्रिटिश नियंत्रण काल में महर्षिया के मामला के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन क्या है, उनकी स्थापना के कारण क्या है, मूल्यांकन करना, एग्न्यू के कार्यकाल, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेंस की दृष्टि से, तो यह मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। इस प्रकार की चीज़ें के लिए आप निश्चित रूप से लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।